Now in this part we will discuss about all the functions or all the parts of our programming, or we can say that bare bones of a Python programming. For example, I am writing a simple program. My main program. Clear? Then I define a variable a 15, b 20. Now I write print a plus 3. Clear? Now I write this equation. Sorry, let's just give a variable c is equals to a plus b. Clear? Now I will write print c. क्लियर? और अब इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को अपन थोड़ा सा एडवांस लेवल में लिखते हैं. a इज इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल्स टू 20, c इज इक्वल्स टू a प्लस b. प्रिंट वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू c. क्लियर हुई बात? अब देखिए, दोनों प्रोग्रामिंग्स में, जैसे ये हो गया आपका प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2, दोनों जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे. बट फ़र्क कहाँ पर आएगा? जब आप इसका आउटपुट देखोगे आपको डायरेक्ट दिखेगा 35, ये डायरेक्ट आउटपुट. इसका आउटपुट दिखेगा आपको वैल्यू ऑफ c इज इक्वल्स टू 35. ठीक है? अब देखिए, मैंने प्रोग्रामिंग्स में क्या क्या चीज़ें की है, इन सब चीज़ों को अपन बोलते क्या हैं. अच्छा, सबसे पहले जहाँ पर आपके पास ये वाला साइन आ जाए, ये आपका सिंपल सा साइन होता है स्टेटमेंट का. मतलब आपने कोई चीज़ नोट की है, माय मेन प्रोग्राम, मतलब आपका जो इंटरप्रेटर होगा वो इसको सिर्फ और सिर्फ एक कमेंट के तौर पर पढ़ेगा. फिर जाएगा वो प्रोग्राम के अंदर. आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया a, जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 15. एक a बॉक्स था, ठीक है, जिसका एड्रेस a था. इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी? 15. फिर आपने एक नया एड्रेस बनाया b, मतलब एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, उसमें आपने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई? 20. इसको बोलते हैं अपन डिक्लेरेशन. वैल्यू, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देना, इस चीज़ को, इस टर्म को अपन बोलते हैं डिक्लेरेशन. अब आपने क्या किया? एक नॉर्मल अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया c. अब इस जो भी आपका इसका रिजल्ट आएगा a प्लस b, उसको आपने एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर कराया जो कि है आपका c. क्लियर? इसमें क्या आएगा आपके पास? a प्लस बी की वैल्यू स्टोर होगी. अच्छा, अब देखिए, ये फंक्शन, जो मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, ये इनपुट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है, ये है आपका डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड प्रोग्राम. मतलब आपने वैल्यूज़ पहले से ही प्री फिक्स्ड कर रखी है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से इनपुट नहीं दे सकते. अब इफ़ अगर आपको अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो भी सिस्टम पे आदमी काम कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से इनपुट दे. फॉर एग्जांपल उसकी जो भी मर्ज़ी होगी, जैसे उसको देना है 13, उसको और इधर रखना है 12, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? इस टाइम आपका जो मदद करेगा वो करेगा कीवर्ड्स. यू विल फॉर्म अ प्रोग्राम यूजिंग कीवर्ड्स, यूजिंग टोकन्स, यूजिंग कैरेक्टर्स. तो वहाँ ये सब चीज़ें यूज़ होगी. अभी एकदम सिंपल सा एक बेसिक और बहुत ही रॉ प्रोग्राम है. ठीक है? अब ये सब चीज़ें मुझे लगता है सारी क्लियर हो चुकी हैं. अब प्रिंट फंक्शन में, अब देखिए यहाँ पर तो मैंने अब जो मैंने चीज़ें स्ट्रिंग में लिखी है वो आपकी क्या होगी? डायरेक्ट प्रिंट होगी. और वैल्यू किसकी प्रिंट होगी? सी की. जिस भी चीज़ की आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, आप उसको कभी भी ना तो स्ट्रिंग में डालते हो, ठीक है, आप सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट्स में उसको इनपुट दे देते हो. आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होगी. अच्छा, ये सबसे था अपना बेसिक प्रोग्रामिंग पार्ट, जो आज से अपन अब जो जितने भी प्रोग्राम्स लिखेंगे वो सारे इन्हीं फॉर्मेट्स के बेसिस पे लिखेंगे. अब आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पर हैशटैग यूज़ हो रहा है, कौन सी चीज़ आउटपुट में शो होगी भी या नहीं होगी, कौन सी स्क्रीन पे आएगी और कौन सी ऑफ द स्क्रीन रहेगी, या कितनी चीज़ें इंटरप्रेटर सही पढ़ेगा, कौन सी चीज़ों को
कंपाइलर कंपाइल करेगा, ये सब चीज़ें अब आपने दिमाग में चलनी चाहिए, ठीक है, जो जैसे भी अपन कोडिंग करेंगे तब। चलिए अब नेक्स्ट एक चीज़ लेते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, ये बेसिक पता क्या हुआ, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। आपने एक एक्सप्रेशन बनाया टू ऑब्टेन अ वैल्यू, टू ऑब्टेन अ डिजायर्ड वैल्यू। क्लियर? चलिए अपन ये भी चीज़ देख ली, वेरिएबल देख लिया, हाउ टू असाइन अ वेरिएबल ये भी चीज़ अपन ने देख ली, अपन कैसे वैल्यू को स्टोर कराते हैं ये भी अपन ने चीज़ें देख ली। अब है आपकी बेसिक चीज़ें। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 50, मेरे पास 50 वेरिएबल्स हैं ऐसे x y z a b c, ठीक है। अब या तो मैं इतना बड़ा प्रोग्राम लिखूं, या फिर एक सिंपल सी चीज़ और होती है इसी चीज़ को लिखने का तरीका, x y z इज इक्वल्स टू 50 20 30, this value will get stored in x, this will in y and this will in z. Is that clear? You can write in a single line also. This is known as linear representation of your value variable assignment. For example, you have to assign a value to a variable, multiple variables in a single line, then you can use this method. Now for example, if I have to write print x y z, so what will I get in output screen? 50 20 30. Is that clear? I will get this output. Clear? And now for example, if I have to perform different kind of arithmetic operators on multiple variables, so in that case you can use simple. For example, I have assigned the value of x y z. Now I have assigned a b c 10 15 40. Clear? Now if I have to add a x plus a y plus z, sorry, y plus b and z plus c, you just write print and the value will be 60 35 70. Clear? So these are basic mathematical operators which you can use on different and multiple variables whose values are assigned to it. Clear? Now let's start with our statement parts. Now for example, you have to store a value or you have to take the value from the programmer, which is the person who are using your codes. So to take an input from that person, how you start with it? Let's start with that basic thing. For example, I have to take an input in name. Clear? So I will give this input. Clear? Means name will be asked to you, and again what is your name? Clear? And when you write print name, so this program will run through. On the screen you will see that what is your name. Clear? Then you will write Rahul and it will get printed on your screen. Is that clear? How you take an input from the person. So you assigned a variable name, then you make this variable to a input function, that you have to store any kind of value of what is your name to the name function. So this is the input type function of Python. Now by using this, there are simple or more syntax which you can use. Syntax means a simple language in a program
to show different kind of variables. For example, if I have to write type, then variable name, this will be your syntax for the output screen. Now we will write a simple program to obtain the area of circle. First I will write print radius, then I will give print 21, then I will write print 2 pi r. Clear? Now in that case, what will be the output of this function? It's simply radius 21 2 pi r. Simple. Now you cannot expect that these three lines will give you the output for your area. For example, circumference. For example, if you have to calculate the circumference, then again you have to take an input. Again you have to create a functions which will take your input. Now for you, there's a small task for you. You have to create a program. What is the question for you? It is a homework question. Enter a value of radius. You have to write the code for this. Clear? So radius, when I type 7, then output will be shown as area is equals to, for example, if this is 7, then area of this question will be pi r square. So 22 upon 7 into 7 into 7. So 154 will be your answer. And after that, circumference should also be calculated. Circumference. Such type of program you have to create by your own. Is that clear, students? This is the homework question for you. Now let's move further and complete the remaining section of the chapter. Now there are fragmented codes. Last topic of our lecture is fragmented codes. Now the word itself says that fragmented means when you, for example, when you are writing a code for any kind of application, then these are not for the 10 line codes or 15 line codes. No, in multi companies there's a code of 1000 lines, 5000 lines. In that case you have to fragment the code system. For example, I have to bifurcate the parts. Okay, for example, statement 1 to 17 is talking about some other part of application. For example, I have to create a web page. Clear? So for this top heading, these 1 to 17 statements are responsible. Now for example, here are some pictures. So for these pictures from 18 to 25 statements are responsible. So what coders do, that they fragment the big codes into a smaller part and then they work on it. For example, if I have to write a code for, I'm just taking a simple example, circle. Now I have to calculate its area, its circumference, ओके। एक और छोटा सा ले लेते हैं इसका, हाफ एरिया। क्लियर? अब उसी सेम कोड के अंदर मैंने नेक्स्ट जो अपना सेगमेंट उठाया, मतलब जो नेक्स्ट जो मैंने फ्रेगमेंट किया वो किया रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल में क्या करना मेरे को, एरिया, उसके बाद क्या करना मेरे को, उसका पैरामीटर।
फिर अगेन सेम ही कोड के अंदर ये हो गया फ्रेगमेंट 1, ये हो गया फ्रेगमेंट 2। अब फ्रेगमेंट 3 की बात करते हैं, एक और उठा लेते हैं, अपन उठा लेते हैं सिलेंडर। अब देखिए चीज़ें क्या चेंज होगी, ये तो आपके हैं 2D फिगर्स और ये आपका 3D फिगर, बट आपका सिस्टम जो है वो सिंपली आपके इनपुट्स पे डिपेंड करेगा, आपने कितने वेरिएबल्स असाइन कर रखे हैं। अब इसमें कितने वेरिएबल्स असाइन होंगे, अब आपको सिंपल सा पता है, एक तो होगा रेडियस और एक होगा हाइट, तो सिंपली इसके भी क्या चीज़ होंगे। और अब एक और चीज़ आएगी एरिया, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं टोटल एरिया, फिर आएगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर आएगा इसका वॉल्यूम। मीन्स अब ये एक अलग फ्रेगमेंट हो गया, ये एक अलग फ्रेगमेंट हो गया, ये एक अलग फ्रेगमेंट हो गया, बट ये सारे फ्रेगमेंट्स चल कैसे रहे हैं, ये एक ही कोड के अंदर चलेंगे। ठीक है, बस अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है, अपन किस वेरिएबल को कहाँ असाइन कर रहे हैं, आपने किस वेरिएबल को इनपुट फंक्शन में डाला भी या नहीं डाला है, या किससे आप आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हो। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अपन ये वाला जो प्रैक्टिकल है, ये कंप्यूटर लैब में इसका ज़रूर एक प्रैक्टिकल करेंगे फ्रेगमेंटेड कोड्स का। बाकी सारे आपके पास सिंपल है, अपन अलग से एक सर्कल का कोड लिखेंगे, एक अलग से रेक्टेंगल का कोड लिखेंगे, एक अलग से सिलेंडर का कोड लिखेंगे, उसके बाद अपन एक कंबाइंड कोड लिखेंगे सर्कल, रेक्टेंगल और सिलेंडर का। अपन कोई भी फिगर्स ले सकते हैं यहाँ पर, वैसे ज़रूरी नहीं कि मैंने ये चीज़ें मैंने ये 3 बोल दी तो ये 3 ही ले सकते हैं। अपन इसको 5 फ्रेगमेंटेड कोड भी बना सकते हैं, 7 फ्रेगमेंटेड कोड भी बना सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी चाहे। ठीक है, आप एक में ही क्या चीज़ करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने फ्रेगमेंटेड कोड का एक सिंपल सा एग्जांपल लिया भी था, आपको याद होगा तो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 इनपुट डिवाइड ए इज इक्वल्स टू 5 और बी इज इक्वल्स टू 7। क्लियर, मैंने एक पहले से प्री डिफाइंड वेरिएबल्स कर दिए। अब मैंने क्या काम किया था, मैंने लिखा था यहाँ पर सी को देंगे अपन a प्लस बी, डी को देंगे a माइनस बी, ई को देंगे अपन a डिवाइड बाय बी, और f को देंगे अपन a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो मतलब ये काम क्या कर रहा हूँ मैंने, अब मैंने 2 जो पैरामीटर्स हैं वो फिक्स कर दिए, बट मैं फ्रेगमेंटेड कोड्स ही चला रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये फ्रेगमेंटेड कोड्स होते हैं, मतलब सीरियल वाइज हर एक काम एक ही कोड के अंदर हो जाना। ठीक है, आपको वापस रिटर्न बाय वैल्यू फंक्शंस में ना जाना पड़े। अब ये रिटर्न बाय वैल्यूज़ फंक्शन, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, वो भी अपन देखेंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए जो चीज़ दिमाग में जानी चाहिए या फिर जो भी चीज़ अपन को समझ में आनी चाहिए वो चीज़ आनी चाहिए कि आप बड़े कोड्स को छोटे फ्रेगमेंटेड कोड्स में लिख सकते हो। इसका अपने को फ़ायदा क्या होता है, आपका जो कोड है वो ईजी हो जाता है, आपको स्टेटमेंट डिफाइन करने में आसानी होती है, और आपके वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ है वो मिक्स नहीं होती हैं। ये बात सिंपल सी क्लियर हुई। अभी हाल फिलहाल के लिए चैप्टर ओवर हो चुका है। ठीक है, ये लास्ट आपका टॉपिक था फ्रेगमेंटेड कोड्स। अब जो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन जो दे रखा है वो आप सर्कल के लिए कर सकते हो, आप रेक्टेंगल के लिए कर सकते हो, आप स्क्वायर के लिए कर सकते हो, आप सिलेंडर, वॉल्यूम, जो भी चीज़ आपको निकालनी है आप उनके लिए कोड लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, go through the video once. If you don't understand any kind of a thing, you can free to ask. Okay students, thank you.